नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट के 12वें टेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए ये ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में 1995 से 2000 तक दो फल विक्रेता ए और बी, उसके हजारों में उनका लाभ दिखाया गया है। और चलिए ग्राफ पर विचार करते हैं। देखिए इधर ये साल है 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000, और इधर इनका एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। और दो कर्व है हमारे पास। जैसे हमने पहले भी बहुत से ग्राफ के क्वेश्चन देखे, उनमें कर्व होती थी। तो ये बी की कर्व है और ये ए की कर्व है। इसी संदर्भ में हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस वर्ष में ए और बी का औसत लाभ समान है? देखिए पहले भी जो हमने ग्राफ के प्रश्न किए उसमें मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ दो कर्व मिल रही हो वहाँ पर उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे हम देखें, यहाँ ऑप्शन है 1995। 1995 में हम देखें, अगर यहाँ से हम नीचे ड्रॉप करें तो बी का कुछ यानी 4000 और ए का 3000 लाभ है, तो ये तो समान नहीं है, तो ए आंसर नहीं होगा। 96 में देखते हैं, 96 में ये दोनों मिल रही हैं। यहाँ पर अगर हम ड्रॉप करें तो ये 96 में मिल रही है, यानी ए का भी 4000 है और बी का भी 4000 लाभ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, 1998 में बी और ए के औसत लाभ के बीच कितना अंतर था? चलिए देखते हैं। 1998 में, ये है सन 1998, ये है बी, ये है ए। हम लाभ देखते हैं, बी को कितना हुआ। बी को ये सीधा 4000, और ए का अगर हम लाभ देखें तो ये ए कहीं यहाँ जाकर 3.5 से नीचे, यहाँ पर चलिए हम 3.5 मान लेते हैं। तो ए का लाभ 3.5 के आसपास और बी का लाभ 4000 के आसपास। हमें ए और बी का अंतर बताना है, मतलब बी में से ए को घटाना है। अगर हम बी में से ए को घटाएंगे तो हमारा आना चाहिए प्लस, माइनस करेंगे तो प्लस का 500 के आसपास आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये देखिए ऑप्शन ही इतने पुअर दिए गए हैं कि यहाँ माइनस का 100, माइनस का 1000, सिर्फ प्लस का सी है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। यहाँ माइनस तो आएगा ही नहीं क्योंकि बी का लाभ ज़्यादा था। अगला प्रश्न, सन 2000 में ए ने वर्ष 1999 की तुलना में कितना अधिक औसत लाभ कमाया? 2000 और 1999 की बात हो रही है। चलिए देखते हैं। ये है 2000, ये है 1999, और बात हो रही है ए की कर्व की। देखिए ए की कर्व 2000 में यहाँ पर कितना इसको लाभ हुआ है? इसको हुआ है, ये देखिए 6000 के आसपास। और 1999 में, अगर हम 1999 में देखें, ये 1999 की कर्व है, ये हुआ है 4000 के आसपास और इधर हुआ है यहाँ पे 6000 के आसपास। हमें अंतर बताना है कितना अधिक हुआ है। तो एक बार हुआ 6000, एक बार हुआ 4000, तो अंतर हुआ 2000। डी हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ष 1997 में वर्ष 2000 तक बी के औसत की जो लाभ की प्रवृत्ति क्या रही? नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग यानी गैर बढ़त या गैर घटत, या स्थिर रही, या उतार चढ़ाव रहा? देखिए हम बी की कर्व देखते हैं 1997 से 2000 तक। बी की कर्व 1997, ये रहा 1997, यहाँ से लेके और सन 2000 तक अगर बी की कर्व हम देखें, पहले साल तो ये स्थिर रही, उसके बाद बढ़ती ही गई। बी की कर्व ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, गैर बढ़त तो नहीं होगा क्योंकि बढ़ रही है। हाँ, गैर घटत हो सकता है क्योंकि घट नहीं रही है वो, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी गई है, ये कुछ पैटर्न है, हमें इनमें से छांट कर बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। यहाँ पर तो देखिए
हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। देखिए जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हमें क्या अंतर दिख रहा है कि ये जो राइट वाला है ये चेंज होके नीचे हो गया यहाँ पर, है ना। और इससे अगले में हम जाते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो सेम रहा, अब की बार ये लेफ़्ट वाला ये चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर तीसरे कॉलम में लेफ़्ट वाला चेंज हो रहा है और दूसरे कॉलम में राइट वाला। देखते हैं अगले में भी ऐसा ही है क्या। अगले में भी ये देखिए राइट वाला चेंज हो गया और यहाँ पर ये लेफ़्ट वाला ऊपर से नीचे आ गया। ये देखिए इसमें इसमें ये इधर लेफ़्ट वाला होना था, तो यहाँ पे ये देखिए ये सेम रहा और लेफ़्ट वाला नीचे हो गया। तो हमारा यहाँ पर राइट वाला नीचे हो जाएगा, तो हमारा राइट वाला ऊपर हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे है, इधर चेंज होकर ऊपर हो जाएगा, तो दोनों ऊपर होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लेंथी भी है। देखिए एक शहर की जनसंख्या और कुल आय दी गई है। शहर की जनसंख्या और कुल आय अलग अलग सालों में, 92, 93, 94 और 95 में। ये इनकी पॉपुलेशन है लाख में, और ये इनकी इस पूरे शहर की इनकम है करोर्स में। अगला ये प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न, कि आंकड़ों पर हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है कि जनसंख्या में हर साल 5% या उससे अधिक की वृद्धि हुई। देखिए हमें हर साल की बात करनी है तो हर साल की निकालनी पड़ेगी, इस इन सालों की। पहले साल में 20 थी, हमें 5% की देखनी है बढ़ोतरी हुई या नहीं। 20 से 21 हुई, यानी यहाँ पर 1, 21 से 22 हुई, यहाँ 1, यहाँ भी 1 लाख, 22 से 23 हुई, यहाँ भी 1 लाख। हर उस साल में 1 लाख बढ़ रही है। अब 20 का अगर हम 5% निकालते हैं तो ये 1 आता है, ठीक है। तो पहले साल तो 5% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, लेकिन दूसरे साल अगर जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा ये बेस चेंज हो जाएगा। अब की बार हम 21 का 5% निकालेंगे, यही यहाँ पे ट्रिक है। 21 का 5%, क्योंकि ये साल तो निकल चुका, अब ये साल चलेगा। तो जब 20 का 5% 1 आया है तो 21 का 5% पक्का 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, है ना। तो 1 से ज़्यादा आएगा तो 21 प्लस बढ़ोतरी हुई 1 से कुछ ज़्यादा, तो हमारा आंसर यहाँ पर आना चाहिए था 20 पॉइंट समथिंग। जैसे अगर हम पूरा निकालें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105/100 यानी 1.05 इतनी वृद्धि होनी चाहिए थी 1,05,000 की। मतलब यहाँ पर 22,05,000 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन, आय में हर साल 100% या उससे अधिक वृद्धि हुई। 100 नहीं, 10%, सॉरी। आय में भी देख लेते हैं हम। देखिए आय में अगर यहाँ देखें 10% यानी 100, ये 10 का 10% अगर हम निकालेंगे 101 आया। देखते हैं क्या 101 की बढ़ोतरी हो रही है क्या। 1010, 101, 1111, 4 1 के आए, जी हाँ 4 1 के आए पहले में। दूसरे में देखते हैं इस साल में, यहाँ से यहाँ 1 गुना 10% अगर हम निकालेंगे ये आएगा 111.1 करोड़। यहाँ थे इतने, हम इसमें जमा करके देखते हैं 111.1 ये सन 1993 के, ये हमारी बढ़ोतरी हुई उस साल में, तो ये आएगा 2221, इतना आना चाहिए 1222.1, लेकिन नहीं, यहाँ 1225 है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए अच्छा, यहाँ अधिक भी था तो हम उससे अगला भी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ ये था 1225, 10% निकालेंगे इसका, ये आएगा 122.5। जब हम 1225 में 122.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.5, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 3 1, जी हाँ ये आना चाहिए था 1347.5 और ये आया 1345, यानी ये तो 10% से कम हो गई, लेस देन 10% हो गई वृद्धि। तो तीसरे साल में
10%, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। आते हैं हम सी पे। सी क्या कह रहा है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमेशा 5,000 से ऊपर रही। हर साल में हमें प्रति व्यक्ति आय निकालनी है 1992, 1993, 94 और 95 की। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम, टोटल आय डिवाइड बाय उसकी जनसंख्या। तो ये करोड़ में, ध्यान रखना ये करोड़ में है, ये लाख में है, तो हमें इसे पहले लाख में बदलना पड़ेगा। 1010, और लाख में बदलने के लिए करोड़ को 2 जीरो और लग जाएंगी। डिवाइड बाय अगर हम 20 लाख से करें, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आएगा लगभग 5,050, 5,050। तो पहले में तो हो रही है 5,000 से अधिक की बढ़ोतरी। अब हम दूसरे में देखते हैं, ऐसे ही सेम प्रोसीजर 11100 डिवाइड बाय 21, ये भी जाएगा 21 पंजे 105 होता है, हाँ जी 5 पे, और फिर जाएगा ये 2 पे, जी हाँ। तो 5200 के आसपास इसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। तो पहला साल भी, दूसरा साल भी। अब हम तीसरा देखते हैं, 1225 डिवाइड बाय 22, और 2 जीरो और लगा देते हैं। ये जाता है 5 पे, क्योंकि गुना 5 करेंगे तो 110 आएगा, यानी एक बारी गया 5 पर, दूसरी बारी भी 5 पर, ये आता है 568 के आसपास। तो जी हाँ, तीसरे साल भी हुआ ये 5,000 की बढ़ोतरी। और तीसरे, अगर हम लास्ट ईयर में देखें, 1345 00 डिवाइड बाय 23, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 5847 कुछ। तो यहाँ पर भी 5,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। प्रति व्यक्ति आय में हमेशा 5,000 से ऊपर की बढ़ोतरी थी। हर 18 मिनट में एक घंटी बजती है, हर 24 मिनट में दूसरी घंटी बजती है, 32 मिनट में तीसरी घंटी बजती है। तीनों घंटी सुबह 8 बजे बजी थी। तो हमें बताना है कि वो दोबारा से कब एक साथ बजेंगी। देखिए, जब भी एक साथ वाला काम हो, तो मैंने पिछले प्रश्नों में भी आपको बताया है, वीडियो में पिछली, कि हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो हम यहाँ पे किस किस का, 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्तक अगर निकाल लें तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 निम्न 18, 12 दूनी 24, और ये आ जाएगा 16। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये कटता नहीं। 4 पे डिवाइड करते हैं, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो अगर इसको गुना करते हैं इन सबको, तो 3 दूनी 6, चौके 24, गुना 4 तिये 12, ये आता है 12 चौके 48, 4, 12 दूनी 24 और 4 28, ये आता है 288। मैं लिखता हूँ 288। 288 हमारा आया। ये कि हमारी मिनटों में बात हो रही थी, तो यहाँ हम मिनट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, 8 बजे सुबह 8 AM पर घंटी इनकी एक साथ बजी थी, 288 मिनट बाद दोबारा बजेगी। अब हम इसको घंटों में बदलते हैं। 288 को घंटों में कैसे करेंगे, 60, अगर 60 घंटे, 4 घंटे देखें हम, तो 240 मिनट होते हैं। तो ये 4 घंटे हो गए, और प्लस कितनी मिनट बची, 240, अगर इसमें से घटाएंगे तो 48 मिनट। तो जी 8 बजे के बाद ये 4 घंटे 48 मिनट के बाद बजेगी। तो 8 और 4 12, यानी 12 बजकर 48 मिनट पे बजेगी। बी आंसर हो जाएगा इसका। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए, ये भी रीजनिंग का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल्य और महत्व एक समान नहीं होते। मूल्य जैसे कीमत, और महत्व किसी चीज़ का महत्व। जैसे रोटी की एक तो कीमत होती है, और एक बंदे के लिए रोटी का महत्व है। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए, एक दिन अगर हर चीज़ की कीमत, जैसे कि कोयला, रोटी, डाक टिकट, एक दिन का श्रम, घरों का किराया आदि दोगुना हो जाए, दोगुना हो गया कीमत, तो कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी। कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी, लेकिन महत्व, केवल महत्व ही है जो नहीं बढ़ेगा, केवल एक को छोड़कर। जैसे
ये इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है कि महत्व केवल एक का नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर रोटी है तो इन सब की कीमतें तो ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन रोटी तो बंदा फिर भी खाएगा ही खाएगा, इसका महत्व सेम रहेगा, इसका महत्व नहीं बढ़ेगा। निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम इनसे? सभी चीज़ों के महत्व स्थिर रहेंगे? नहीं। बेची गई चीज़ों के महत्व दोगुने हो जाएंगे? नहीं। कीमतें दुगने होने पे महत्व दोगुने? नहीं। खरीदी गई चीज़ों के महत्व आधे हो जाएंगे? नहीं, ये भी नहीं। जो चीज़ें हमारे खरीदी गई हैं उसके कीमत दुगनी होने पे महत्व आधे कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। डी, केवल पैसों का मूल्य आधा हो जाएगा? जी हाँ, डी हमारा आंसर है। इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हम डाक टिकट है, हम पहले 1 रुपये की डाक टिकट खरीदते थे एक, इसकी दुगनी कीमत हुई तो 2 रुपये की एक मिलने लगी। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो पहले 1 रुपये की मिलती थी अब वो 2 की मिली, यानी उस जो 1 रुपया है उसका मूल्य आधा हो गया, उस 1 रुपये की वैल्यू गिर गई, तभी तो हम अब दो में मिल रही है हमें वो, तो डी हमारा आंसर होगा। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। देखिए, ए और बी एक स्थान एक्स से और वाई तक जाना है उसे, उन्हें बस द्वारा। ए देखता है कि उसके पास 10 रुपये हैं और 2 व्यक्ति के टिकट के लिए वो 80% है किराए का, ये इंपॉर्टेंट है, किराए का 80% है। तभी बी अपने पास देखता है कि उसके पास 3 रुपये हैं और वो ए को दे देता है। इस संदर्भ में हमें ये निम्नलिखित कथनों पे देखना है कौन सा सही है। देखिए, अब ए के पास 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। ए को अभी भी 2 टिकट खरीदने के लिए 2 रुपये की ज़रूरत है, या 2 टिकट खरीदने के बाद ए के पास 50 पैसे बचे होंगे, या ए के पास अभी भी टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। देखिए, हम प्रश्न पर आते हैं पहले। ए के पास 10 रुपये थे, ए के पास 10 रुपये थे हैं, और वह बस के किराए का 80% है। हमें मेन तो बस का किराया देखना है ना, कितना है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो हम देखते हैं 80% जो बस का किराया है वो कितना है, 10 रुपये। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो 10 रुपये हैं वो उस बस के किराए के 80% हैं। 1% होगा, ये हमने पहले भी ऐसे प्रश्न किए हैं, 10/80, और 100% होंगे 10/80 गुना 100। चलिए डिवाइड करते हैं, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आया 5 पंजे 25, 25/2, यानी आया 12.5 रुपये किराया। उनके पास टोटल कितने थे, 10 रुपये ए के पास, 13 रुपये बी के पास, यानी टोटल रुपए थे उनके पास 13 रुपये। 3 रुपये बी के पास भी थे ना, 13, और किराया था 12.5, यानी कितने रुपए बचे, 50 पैसे बचे। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा कि टिकट खरीदने के बाद भी ए के पास 50 पैसे बचे होंगे। जी हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, पढ़िए एक बार। एक बैंक में समझौते के अनुसार एक व्यापारी को बिना ब्याज पे कुछ पैसे मिले, उसे वो किस्तों में वो करने थे, वापस करने थे। 18 किस्तों का भुगतान उसने करने के बाद उसने देखा कि उसका 60% ऋण वापस कर दिया। समझौते में हमें कुल कितनी किस्तें थी वो बताना है। देखिए, 60% जो किस्तें थी उसकी वो 18 किस्तें थी, तो हमें 100% निकालना है। शायद, आशा करता हूँ आप निकाल लेंगे, और कमेंट बॉक्स में नीचे इसका आंसर लिख के मुझे बताएंगे। जिसका सही आंसर होगा उसको मेरी तरफ से दिल मिलेगा। धन्यवाद।